of 10, we already started chapter 1, chemical reaction and equation. हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, राइट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कि किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस तो आपको पता ही है, इक्वेशंस क्या होती है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इक्वेशन। इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबल्स में लिख लेते हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है रिएक्शन से, ठीक है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज बैलेंस्ड chemical equation? Balanced chemical equation. A balanced chemical equation, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different element in the reaction and the product. In the reaction and product. देखो, अब इसको समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जो इक्वल नंबर रखती है एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट में, चाहे वो रिएक्शन हो या प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो। देखो, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान ली एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझेंगे इसको ढंग से। एग्जाम्पल है जिंक reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and releases H2 गैस। देखो, हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक में जो भी रिएक्शंस में से गैस निकलती है वो क्या कहलाती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, या इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पहले हम, मतलब जो हमें दिया गया है, इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फिर उससे क्या कर लेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये देखो, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आप लोगों को बताया है जो चीज आपस में रिएक्ट करती है वो क्या होती है, हमारी रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बनकर आता है नया सब्सटेंस वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट,
तो रिएक्टेंट क्या हुआ है हमारे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। और दो अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में लिखने के लिए क्या लगता है, प्लस। तो हम लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, क्या क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट और क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट और H2 गैस। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस H2, ये हमारी रिएक्शन हुई। ये तो हमारी हुई केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सबको सिंबल के फॉर्म में। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4, जो रिएक्शन करेगा कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनता है H2SO ZnSO4, क्या बनता है, ZnSO4। ठीक है, ये होता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस H2। ये तो हुई हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या हुई हमारी, सॉरी, ये हुई केमिकल रिएक्शन और ये हुई हमारी केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन की फॉर्म में है, ये इक्वेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, राइट। अब हम इसको पता लगाना है क्या ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो, बैलेंस इक्वेशन पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, इधर सारे एलिमेंट के नाम लिख लेने हैं, इधर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, ये वहां पे हमारे एलिमेंट्स, यहाँ लिखेंगे एटम्स, सबको अलग अलग करके लिखेंगे। देखो इसमें कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं, Zn, जिंक आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको हम अलग अलग करके रखेंगे। तो ये हो गए हमारे एटम्स। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो सबसे पहले हमारा है Zn लिख लेते हैं, फिर हमारा है H लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, फिर है हमारा S, सल्फर, फिर है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे हैं, ये 4 एलिमेंट से बनकर 4 एलिमेंट मिलाकर ये पूरी इक्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Zn में देखो यहाँ पे एक ही है Zn, यहाँ कोई मल्टीप्लाई है, कोई मल्टीपल नहीं है। इट मीन Zn की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि अगर कोई मल्टीपल में नहीं होता तो हम उसका कोफिशिएंट 1 मानते हैं, है ना। अगर उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो हम उसके आगे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो Zn की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1, क्या हो गई, 1। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, Zn की वैल्यू 1, क्या है, 1। इट मीन्स Zn दोनों तरफ बराबर है, रिएक्टेंट में भी एक ही है, प्रोडक्ट में भी एक ही है। ठीक है, अब देखेंगे H2, मतलब H2 नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन देखो ये क्या है, H, और इसके साथ 2 H जुड़कर H2 बना रहे हैं, यहाँ पे भी 2 H जुड़कर H2 बना रहे हैं। तो H की वैल्यू क्या हो गई, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। ठीक है, अब देखेंगे सल्फर देखो बेटा यहाँ पे एक ही है सल्फर, क्या यहाँ पे कोई मल्टीपल में नंबर है, नहीं ना। तो क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट 1। इसी तरह क्या कोई यहाँ पे मल्टीपल में नंबर है, नहीं, तो यहाँ का कोफिशिएंट भी क्या हुआ, 1। ठीक है, क्या इसके नीचे कोई नंबर है, नहीं, सल्फर के नीचे कोई नंबर है, नहीं। इट मीन सल्फर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, क्या हो गया, सल्फर का कोफिशिएंट हो गया मल्टीपल 1। तो रिएक्टेंट साइड में भी 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, देखो यहाँ तो हमारा 1 है, ठीक है, पर यहाँ क्या है, हमारा 4 है, ऑक्सीजन के साथ 4 लगा हुआ है। इट मीन्स 4 into 1 कितना होता है,
4, 4 1 जा 4 ना, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 1 इंटू 4 4। या हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। अब ध्यान से देखो बेटा कि आपने एक चीज नोटिस करी कि इस रिएक्शन में जिंक रिएक्टेंट में भी 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। सल्फर रिएक्टेंट में भी 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, राइट। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 1 एटम है एंड प्रोडक्ट में भी 1 एटम है। तो ऐसी ऑक्सीजन में कितने एटम है 4 और 4, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एटम, मतलब जो हमने डिफरेंट एटम देखे, डिफरेंट एलिमेंट में क्या है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर पे है ना। हमने देखा ना कि रिएक्टेंट में भी वो रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम इक्वल है, सेम डिफरेंट एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के। जैसे Zn के रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी 4 है, रिएक्टेंट में भी 4 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सारे एटम क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, वो क्या कहलाती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम of different element in the reactant and product। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, जिसमें इक्वल नंबर होते हैं एटम के, इक्वल नंबर होते हैं एटम के, किसमें, डिफरेंट एलिमेंट में। देखो Zn कहाँ से आया, यहाँ पे Zn सिंगल था और यहाँ पे वो एलिमेंट था, है ना। प्रोडक्ट कंपाउंड बना रहा है ZnSO4, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ और यहाँ पे सिंगल है, मतलब यहाँ पे वो कंपाउंड में है और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल बन गया, राइट। तो ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए, डिफरेंट एटम हो गए, पर डिफरेंट एलिमेंट होने के बावजूद, डिफरेंट एटम होने के बावजूद इनके जो नंबर है वो क्या है, सेम है। सेम मतलब ये नहीं कि सारे ही 1 हो या सारे ही 4 हो। सेम का मतलब है कि अगर हम Zn का देख रहे हैं तो रिएक्टेंट में भी 1 हो और प्रोडक्ट में भी 1 हो। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम आए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ। अब हमारा टॉपिक है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन अनबैलेंस्ड केमिकल equation has unequal number of atoms of different element in the reactant and product। देखो इसमें क्या लिखा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें एटम्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, किसके, डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना, पिछले उसमें अगर जिंक है तो रिएक्टेंट में भी इक्वल, रिएक्टेंट में भी वही था और प्रोडक्ट में भी वही था। पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है
कि हमारे पास संख्या बदल जाती है, मतलब सारी एलिमेंट्स की संख्या वही नहीं होती। हो सकता है किसी एक की मैच हो जाए, किसी एक दो की मैच हो जाए, पर अगर सारी ही एक सेम हो जाती है तो वो बैलेंस बन जाती है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन reacts with नहीं, ये वाला नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। When हाइड्रोजन वही ले रहे हैं पर किसी और फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, वही एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। ठीक है, अब क्या है, हमने देखा है कि हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, वाटर। जनरली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को लिखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट है, क्योंकि यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और वाटर हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होते हैं। मॉलिक्यूल मतलब एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो H2 बनाता है। उसी तरह जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो O2 बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म में ही दिखते हैं। तो हमने क्या करा, H2 लिया, O2 लिया, रिएक्शन कराई तो उसने H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O। तो इसकी रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये हुई ना केमिकल रिएक्शन, और इसका फॉर्मूला ये हुआ, सिंबॉलिक फॉर्म में ये हुए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड नहीं हुई ना। तो हम इसके पहले एलिमेंट चेक करते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंट एटम्स, यहाँ रिएक्टेंट्स, यहाँ प्रोडक्ट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देख कौन कौन से एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे केवल हमारे पास दो ही एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को गिनते हैं रिएक्टेंट साइड में, कितने हैं, 1 2, कितने हैं 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1, और 1 into 2 2। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ का इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1, और 1 into 2 क्या हुआ 2। तो इट मीन्स हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 एटम्स है और प्रोडक्ट में भी 2 ही एटम्स है। और ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चों 1। ठीक है, तो और ये 2, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 into 1 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा इसका कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ नीचे कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स इसका मल्टीपल क्या हुआ 1, क्या हुआ 1। अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन तो सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, पर ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट साइड में तो 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। ऐसे एलिमेंट जो अनइक्वल एटम रखते हैं हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, वो क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हो सकता था यहाँ पे हमारा ये भी अलग अलग आए, जरूरी नहीं है कि ये सेम आएगा। ठीक है, ये भी अलग अलग आ सकता है, या फिर
सारे अलग अलग आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई एक दो सेम आ जाए। पर अगर ये दोनों ही सेम आ जाते तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल बन जाता, तो ये अनबैलेंस नहीं रहता। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।